हायर एजुकेशन मिनिस्टर हमारे साथ आ चुके हैं, योगेंद्र उपाध्याय जी रहेंगे और उनसे हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। आखिरकार हायर एजुकेशन को बढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन फिर बच्चे दिल्ली क्यों जा रहे हैं, बेंगलोर क्यों जा रहे हैं पढ़ने, यूपी के युवा यहां क्यों नहीं पढ़ रहे? बहुत सारे सवाल होंगे यूनिवर्सिटी से जुड़े, अभी थोड़ी देर में लौट रहे हैं। बिल्कुल, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंत्री जी को, योगेंद्र उपाध्याय जो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत करिए तालियों से उनका, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से और बदलाव होना चाहिए इसके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पे, और एडिटर रमेश चंद्रा जी, सर आप भी आइए और वेलकम करिए। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं मंत्री जी के लिए। तो योगेंद्र उपाध्याय जी लगातार तीसरी बार विधायक हैं, अभी आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब मैं अपने सहयोगी को बुलाऊंगी, जेपी जी को प्लीज़ आइए आप, और अब सवालों और जवाबों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और जिस तरीके से जेपी जी ने अभी कहा कि क्यों युवा बेंगलोर जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है या विदेश जा रहे हैं, इस तमाम सवालों का जवाब मंत्री जी से लेंगे। शुक्रिया दीपाली आपका, और दीपाली भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपाली आप भी आइएगा। और देखिए, हम बात करेंगे अब हायर एजुकेशन की, क्योंकि इसी के बाद रास्ता खुलता है रोजगार का। क्या हायर एजुकेशन के अंदर, उच्च शिक्षा के अंदर ऐसा कुछ बदलाव होगा जिससे स्किल डेवलपमेंट की बात जो सरकार करती है, रोजगार मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, और कितना बदलाव हुआ? योगेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। योगेंद्र जी आगरा से आते हैं, क्योंकि मोहब्बत की नगरी ताज नगरी से आप आते हैं। सर, मेरा पहला सवाल यही है, जब से आप पर की भी नगरी है। हाँ जी, जब से आप पर ये विभाग आया, कितना बदलाव हुआ उच्च शिक्षा के अंदर, और आपका प्लान है क्या सर? देखिए, जब से मोदी जी की सरकार देश में आई और योगी जी की सरकार आई प्रदेश में, उससे पहले शिक्षा की क्या स्थिति थी वह पहले देखना होगा। थोड़े से उस विषय पे ले जाऊंगा, क्योंकि गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ, बात एक ही है, लेकिन एक सकारात्मक सोच है कि पहले पूरा खाली था, अब आधा भर गया। एक नकारात्मक सोच है कि अभी भी आधा खाली है। इससे पहले शिक्षा की वो व्यवस्था थी इस प्रदेश में, और इससे बड़ा दुर्भाग्य प्रदेशवासियों का हो नहीं सकता कि कोई राजनीतिक दल ये कह के वोट मांगे कि हम आपको नकल का अधिकार देंगे, आप मुझे सत्ता दीजिए। और इस प्रदेश में ऐसा था, और ऐसे लोगों ने बरसों राज किया, शिक्षा का बंटवारा हुआ। फिर योगी जी आए, योगी जी 1 में शिक्षा को पटरी पर लाया गया, और योगी जी 2 में आशातीत सफलता मिली है, और एक धीरे धीरे शिक्षा का हब बनता हुआ उत्तर प्रदेश दिख रहा है। जैसे इससे पहले कैसी विडंबना है कि हिंदुस्तान की आज़ादी को 70 साल से अधिक हो गए, सरकारी विश्वविद्यालय शिक्षा पर कितना ध्यान था पिछली गवर्नमेंट्स का, वो बता रहा हूँ कि सरकारी विश्वविद्यालय 8 मंडल 8 कमिश्नरीज में थे ही नहीं, 6 कमिश्नरीज में, सॉरी। और शिक्षा अंतिम छोर तक पहुँचे कैसे, शिक्षार्थी को कैसे सुविधा हो, शिक्षा उसका लेना सरल और सहज कैसे बने, जब मंडलों तक में सरकारी विश्वविद्यालय नहीं थे। तो योगी जी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा कि हम 6 जो मंडल असेवित हैं वहाँ सरकारी विश्वविद्यालय खोलेंगे। 2 साल के अंदर वो पूरा हुआ, पहले ही अचीवमेंट। दूसरा कि निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करना, क्योंकि जब शिक्षा में प्रतिस्पर्धा होगी तो गुणवत्ता बढ़ेगी, और निजी विश्वविद्यालय जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, जब वो उत्तर प्रदेश में आएंगे, अपने संस्थान खोलेंगे, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश शिक्षा के हब की ओर अग्रसर होगा। और जो जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का शिक्षार्थी बाहर जाता था पढ़ने, अब वो स्थिति आ रही है कि विदेशी छात्र भी यूपी में पढ़ने आ रहे हैं। मैं उदाहरण भी दूंगा आपको, लेकिन उसके लिए हुआ क्या, उत्तर प्रदेश में इन 2 सालों से पहले एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नैक ग्रेडिंग में, नैक रैंकिंग में कोई ग्रेड प्राप्त नहीं था। B+ या B रहे होंगे तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज 2 साल के अंदर 7 सरकारी विश्वविद्यालय A++
और 4 सरकारी विश्वविद्यालय A+ रैंक को ग्रेडिंग को प्राप्त कर चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, निजी विश्वविद्यालय को ले, जो निजी विश्वविद्यालय यहाँ पर हैं उसमें 6 A+ और 4 A ग्रेड को ले चुके हैं। और UGC की ग्रेड 1 2 सरकारी विश्वविद्यालय प्राप्त कर चुके हैं। अब इंटरनेशनल ग्रेडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसका लाभ क्या होता है, थोड़े से एक नटशेल में, एक सेंटेंस में समझाऊं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में इससे पहले 80 विदेशी छात्र थे, क्योंकि वो लोग ग्रेडिंग देख कर आते हैं कि नेक रैंकिंग या इंटरनेशनल रैंकिंग में क्या स्थान है इस विश्वविद्यालय का। आज 800 से ऊपर विदेशी छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और प्रदेशों के छात्र पढ़ने आ रहे हैं। और आने वाले 5 सालों के अंदर निश्चित रूप से जिस तेजी से हायर एजुकेशन बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनने जा रहा है। लेकिन युगेंद्र जी, आपने भी जिक्र किया उसका कि सरकार की प्राथमिकता ये भी है कि निजी यूनिवर्सिटीज, निजी कॉलेज हैं, वो अभी आगे बढ़े जिससे कंपटीशन बाबू। लेकिन निजी के चक्कर में सर, जो शिक्षाविद कहते हैं, प्राथमिकता थी कि हर मंडल में सरकारी विश्वविद्यालय खुले, वो खोल दिया। लेकिन देखिए, अच्छा मुझे आप बताइए। नहीं, मैं एक मेरा सवाल कंप्लीट हो। लेकिन बहुत सारे शिक्षाविद कहते हैं कि देखिए निजी यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी कॉलेजेस पीछे पिछड़ रहे हैं। आज भी चले जाइए, मैं आपके शहर का उदाहरण दूं, BR अम्बेडकर, प्रोफेसर्स की कमी है, सुविधाओं की कमी है। मैं भी आपकी बात पे आ रहा हूँ। नंबर 1 उस बात पर, लखनऊ शहर के ही ले लें, कितने आज से पहले भी, यानी 20 सालों से, 50 साल से, कितने सरकारी महाविद्यालय, विद्यालय या विश्वविद्यालय थे, यानी सामाजिक संस्थाएं इस क्षेत्र में थीं, इसलिए ये क्षेत्र कुछ पुष्ट हुआ था। अगर सामाजिक संस्थाओं का इसमें योगदान नहीं होता तो जरा कल्पना कीजिए कैसे, किसको एडमिशन मिलते, कहाँ मिल पाते, कैसे पढ़ते छात्र। तो सामाजिक संस्थाओं का और समाज का, व्यापारिक कह लें आप उसको अगर दूसरे शब्दों में, उनका योगदान शिक्षा के लिए अतीत काल से रहा है, आज भी है। और उसमें अच्छी एजुकेशन देने वाली भी शिक्षा संस्थान है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त यूनिवर्सिटी है, JSS इंटरनेशनल, JP इंटरनेशनल, आपके गलगोटिया, ये सब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय हैं। ये आ रहे हैं और इनको अब एक नीति और बना रहे हैं हम तो। माननीय योगी जी ने दिशा निर्देश दिया है कि उच्च शिक्षा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचे। सरल और सहज और सस्ती शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए हर जिले में एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा और उसके लिए इंसेंटिव्स देंगे निजी संस्थाओं को। सरकार भी खोलने का अपने प्रयास करेगी, सरकार के साधन सीमित होते हैं, निजी लोग भी आएंगे। जब कंपटीशन निजी विश्वविद्यालय और सरकारी विश्वविद्यालय में होगा, निश्चित रूप से गुणवत्ता अच्छी। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी का मैंने उदाहरण दिया, विदेशी छात्र पढ़ने आ रहे हैं, गुणवत्ता नहीं बढ़ी होगी क्या उसकी? UGC ग्रेड में 1 आया है, वो नेक ग्रेडिंग में A++ आया है, कानपुर विश्वविद्यालय A++ आया, परसों तरसों झांसी विश्वविद्यालय A++ आया है। तो ये सब गुणवत्ता बढ़ रही है। जब गुणवत्ता बढ़ेगी तो छात्र संख्या भी बढ़ेगी। देखिए सर, रोजगार की फिर भी कमी है, प्लेसमेंट की इशू है। जो नौजवान है वही कह रहे हैं पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आखिरी में प्लेसमेंट नहीं हो पाता, रोजगार नहीं मिल पाता। ये वो भी छात्र हैं जो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी यही प्रश्न रहता था कि हम इतने पढ़ाई का खर्चा दे रहे हैं फिर भी रोजगार नहीं है। अच्छे विश्वविद्यालय जो अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, प्लेसमेंट 100% है। मैं आगरा से आता हूँ, वहाँ पर दयालबाग एक यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, 100% वहाँ पर प्लेसमेंट है। बल्कि वहाँ तो अगर सीटें बढ़ जाएं तो और भी उनके वहाँ पे से प्लेसमेंट होगा। और देखिए, अब नई शिक्षा नीति आ रही है, रोजगार से शिक्षा से मिले तो ठीक है, रोजगार देने वाली शिक्षा बने, रोजगार परक वह शिक्षा है। अब कौशल से जोड़ी जा रही है, अन्य उनसे रोजगार जो संसाधन है उनसे जोड़ा जा रहा है। NEP का मूल बिंदु क्या है? NEP को यदि जैसे कि पिछली शिक्षा पद्धति थी उसको एक सेंटेंस में नापे कि उस सरकमफ्रेंस में, उस मूल बिंदु के चारों ओर नीति और रीति और पाठ्यक्रम और कार्यक्रम बनते थे। लॉर्ड मैकाले ने कहा था अपने पिता से कि मैं वो शिक्षा पद्धति दे के आ रहा हूँ हिंदुस्तान में कि काले अंग्रेज पैदा होंगे। एक सेंटेंस के इर्द गिर्द पाठ्यक्रम कार्यक्रम बनते थे। आज जो हमारी NEP है उसमें शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना,
शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, इन मूल बिंदुओं के, इस न्यूक्लियस के सरकमफ्रेंस में पाठ्यक्रम कार्यक्रम बन रहे हैं। अभी 2 साल ही तो हुए हैं इसको चालू हुए, तो नए आयाम शिक्षा स्थापित करेगी। निश्चित रूप से शिक्षा का वो स्थान आने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर कि देश विदेश के छात्र यहाँ पढ़ने आएंगे। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जैसे रोजगार का इन्होंने जिक्र किया, क्योंकि स्टूडेंट जो कॉलेज के बाद रोजगार की तलाश करता है, लेकिन एक सवाल यह है कि नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा। पहले अमूमन जब यूपी में कोई एग्जाम होता था, बोर्ड के एग्जाम होते थे, कॉलेजेस के अंदर गाइडेड होती थी, छतों पर लोग चढ़ते थे, वो अब अमूमन तस्वीरें नहीं आती। नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि पेपर लीक जो होते हैं उस पर आपने कानून तो बनाया, आप कानून लेकर आए, लेकिन उस पर रोक नहीं लगा पाए, और वो चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा, और उसको कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर एक नाराजगी रही। उत्तर प्रदेश की बात करिए आप, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। हाँ। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में एक पेपर लीक की घटना हुई है विश्वविद्यालय स्तर पर, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक भी नहीं हुई है। बाकी और कहाँ पे उससे नहीं, मैं सरकार के लिए सवाल था, आपके मैं विभाग अपनी से बात नहीं पे था। आ रहा हूँ। हाँ, तो मैं जो परफॉर्मेंस करूंगा वो बताऊंगा। जो एक घटना हुई पहली, मैंने मेरे कार्यकाल में, तो मैंने तुरंत पूछा कि ये पेपर वितरण का सिस्टम क्या है। उस सिस्टम को मैंने टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। जब टेक्नोलॉजी से जुड़ गया तो वो पेपर लीक करने वाला पहले संगठित गिरोह था, सरकार के संरक्षण में चलता था, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गिरोह थे जो ये काम करते थे। अब ना तो राजनीतिक संरक्षण है ऐसे लोगों को, और एक सिस्टम से जोड़ दिया टेक्नोलॉजी से। अभी इसको और विकास करेंगे। बीएड की परीक्षाएं पिछले 2 साल से जो हुई है, जितनी शुचितापूर्ण है, पारदर्शी है, नकल विहीन है, एक वो उदाहरण बन गया है, एक मॉडल बन गया है पूरे देश के लिए, ये उत्तर प्रदेश ने दिया है। लेकिन प्रोफेसर्स की कमी सर, उसको कब फिल कर प्रोफेसर्स की कमी ये हर कॉलेज में है, लेकिन एक तरफ आप कहते किया जाएगा या मैं फिर उन्हीं लोगों को जवाब दे रहा हूं उस बात का। एक तरफ तो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है नौजवानों पे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि प्रोफेसर्स नहीं है। तो भैया पढ़ो लिखो, आओ प्रोफेसर, हम तो नियुक्त करने को तैयार हैं। आए मिले तो सही, मटेरियल तो आए। इसलिए ये विरोधाभास कि रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि प्रोफेसर्स नहीं है, ये विरोधाभास नहीं चलेगा। सर, अब और दूसरे मुद्दों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अब चुनाव में जाना है, उपचुनाव होगा, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के लिए। कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं उपचुनाव को आप? उपचुनाव में निश्चित रूप से वो भ्रम मिट गया है अब जनता का, जिस भ्रम का डमरू बजाकर इन्होंने इस चुनाव को अपेक्षा से, उनके हिसाब से अपेक्षा से ज़्यादा जीत लिया, हमारे हिसाब से हम अपेक्षा से कम जीत पाए। उन्होंने भ्रम फैलाया कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, और इसका एक मानसिक असर हुआ वोटर्स पर, और उन्होंने कुछ शिफ्ट हो गए, और शिफ्टिंग में हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। आज जनता भी जान गई है और उनको समझ में आ गया, जिस नेता ने 10 साल राज करने पर संविधान नहीं बदला, 10 साल राज करने पर आरक्षण नहीं हटाया, और उसको उन्होंने मिसगाइड कर लिया। काट की हंडिया कभी चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। एक बात तो ये है कि ये भ्रम दूर हो गया जनता का, और दूसरी बात, आज भी मोदी जी, योगी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व, इसके आगे जो भी सामने है सब भौने हैं, ये हमें लाभ मिलेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका ना तो डिपार्ट से, लेकिन एक सवाल ये जरूर उठा, मैं नजूल पर आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि बीजेपी के कुछ विधायक भी नजूल के खिलाफ हैं, और कुछ विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। उधर वहाँ से गोंडा के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने भी जिक्र किया कि देखिए, अगर नजूल का, हालांकि मामला भी पेंडिंग कर दिया आप लोगों ने, कि नजूल का मामला आता है तो अयोध्या के बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, वो भी कहीं नहीं कहीं गिराने पड़ेंगे, वो भी नजूल की ज़मीन पर बने हुए हैं। तो उस विवाद को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, लोकतंत्र का सौंदर्य क्या है? व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी? असहमत होना यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। सहमत होना तानाशाही की चिति है, प्रकृति है। तो यदि हमारे विधायकों ने भी उनके कुछ बिंदुओं पर ऑब्जेक्शन उठाया हाउस के अंदर, तो ये समझ लीजिए कि ट्रू डेमोक्रेसी है हमारे पार्टी के अंदर, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे अभी जेएसएस विश्वविद्यालय राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश में जब आ रहा है तो खामोखा विरोध कर रहे थे सामने बैठे विपक्ष,
जबकि मैंने कहा कि आपके अखिलेश यादव भी वहीं पढ़े हैं, मालूम है, मैंने उनसे पूछा, तो चुप हो गए। यानी विरोध के नाम पे विरोध नहीं होना चाहिए, पहली बात। हाँ, जहाँ है तो हमारे जो विधायकों ने विरोध किया, उन्हें लगा कि कुछ बिंदु उसमें से हटने चाहिए, और जब विधेयक आया उसमें ठीक है, जो लोग आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लें फिर आपके हमें बेच दो, आपसे कि हमें बेच दो, तो नज़ूल की ज़मीन पे कब्जा करने के बाद इस अपेक्षा से कि हमें दे दीजिए, हमें लीज पर दे दीजिए, हमको बेच दीजिए, ये मानसिकता भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसमें संस्थाएं फ्री थी, कॉलेज हैं, मंदिर हैं और व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं नहीं थी, संस्थाएं मुक्त थी उससे। फिर भी कुछ विसंगति थी जिस पे उन्होंने विरोध किया था, और उसको विधान परिषद में हमारे ही अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा उसको प्रवर समिति में उनकी मांग पर भेज दिया गया। सर, अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। एक सवाल यहाँ से भी होगा और एक सवाल मेरा, क्योंकि आप हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अब आपका विजन क्या है, रोड मैप क्या तैयार किया है? क्योंकि तकनीकी शिक्षा पर क्या आपका फोकस है कि जिससे जब युवा कॉलेज से निकले, पढ़ाई पूरी करे, तो उसको रोजगार मिल जाए, स्किल डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं? जो एनईपी है उसमें यही मेन बेस है उसका। यदि मैं बीए कर रहा हूँ और बीए में मेरे वो सब्जेक्ट हैं आर्ट साइड वाले, लेकिन मैं उसी बीच में चाहूँ कि मुझे वो सब्जेक्ट मिल जाए साइंस का पढ़ने को, जो मुझे किसी रोजगार की तरफ देगा, तो वो उसको एडॉप्ट कर सकता है। ऐसे ही कॉमर्स वाला भी, चाहे साइंस का या साइंस वाला चाहे आर्ट्स का, वो अपने अगर आज सराउंडिंग जो रोजगार हैं उससे मिलता जुलता कोई सब्जेक्ट उसको चूज़ करना है तो उसको पढ़ सकता है, एक बात। दूसरी बात, जो रोजगार परक रोजगार से वाले काम हैं उनकी शिक्षा भी अब 3 महीने 4 महीने के डिप्लोमा कोर्स डिग्री के साथ साथ कराए जाएंगे। ये व्यवस्था बनाई जा रही है और कई जगह बन भी चुकी। और ऐसे ही जो जिस क्षेत्र का विश्वविद्यालय है उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट बन रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जिसे हमने एक प्रमोट किया, उस प्रोडक्ट की शिक्षा भी वो उनको मिले, जिससे कि वो अपने स्थानीय स्तर पर उस रोजगार से जुड़े। ये एक उसका है एक। और सर, मेरा ये अभी जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, आगरा में ताजमहल को लेकर सब जलाभिषेक कर रहे थे बॉटल लेकर, और तेजो महालय का जो बहुत इस वक्त चर्चा चल रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं आपकी बात। कई लोग थे विवाद को लेकर, अभी कुछ वहाँ हिंदू संगठनों ने जल चढ़ा दिया, कुछ वहाँ झंडा लहरा रहे हैं भगवा, और तेजो महालय बोला जा रहा है, उसको लेकर ये बहुत चर्चा में है इस वक्त। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों का ये विचार है, बल्कि एक बहुत बड़े हिस्टोरियन पी.एन. ओक ने भी लिखा है और विद तथ्यों से लिखा है। मैंने पी.एन. ओक को पढ़ा है और उस पुस्तक को लेकर ताजमहल देखने भी गया हूँ मैं, तो तथ्य है उसके अंदर। लेकिन हर आदमी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। उन लोगों का जो लोग इस तथ्य से सहमत होकर संघर्ष करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ताजमहल हिंदू राजभवन था, कभी रहा तेजो महल नाम से। उनका विचार है, वो अपना काम कर रहे हैं। इससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, सरकार का कोई लेना देना नहीं। लेकिन विपक्ष तो कहता है ना कि ये सब बीजेपी की शय पर हो रहा है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, विकास नहीं करना है। समाजवादी पार्टी भी आप लोगों पर यही आरोप लगाती है। विपक्ष तो रोहिंगा है, जब यहाँ आ जाते हैं उन पर भी कहता है कि इनको यहीं बसा लो, तो ऐसे विपक्ष से क्या मतलब? लेकिन सर, ऐसा नहीं लगता इससे पर्यटन कारोबार को पर भी असर पड़ेगा? क्योंकि जो छवि है ताजमहल को लेकर, अलग छवि, अब यहाँ पर ये नया कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है, इसको लेकर लगता है कि बाहर भी इसको लेकर चर्चा होगी, और ताजमहल को लेकर फिर जलाभिषेक किया जा रहा है, तो लग नहीं रहा कि उसकी खूबसूरती भी जा रही है और जबरदस्ती का कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में पर्यटन के नाम पर पहले था क्या? यदि कोई भारत आता था, ताजमहल के कॉन्सेप्ट लेके आता था, उत्तर प्रदेश में ताजमहल के अलावा कोई था नहीं जो हम पर्यटन के रूप में दिखाते। आज उत्तर प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है पूरे देश का। तो पर्यटन सिर्फ ताजमहल दिखा के हम झुंझुना बता के उसको बनाते रहे। आज पर्यटक बढ़ गया पूरे प्रदेश में। जिस अयोध्या में 5,000 पर्यटक या श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते थे, 5 लाख आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ में, वृंदावन और मथुरा में, ऐसे ही
आगरा में भी अन्य पर्यटन केंद्र भी विकसित किए गए हैं और बटेश्वर है। आगरे में एक नया जो हम केंद्र बनाने जा रहे हैं। आगरा का इतिहास, आगरा के इतिहास से जुड़ा हुआ शिवाजी महाराज का इतिहास था। वो उनका एक अध्याय क्यों भुला दिया गया भाई? 70 साल हो गए देश की आज़ादी को, इस सरकार ने क्यों नहीं उसको स्मरण किया, क्यों नहीं उसका कोई स्मारक बनाया? यानी वो एक चैप्टर है इतिहास का कि उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत औरंगजेब, जिसके पास 5 लाख की सेना थी, यानी कितने घुड़सवार थे, बंदूकधारी थे, हाथी सवार थे, उसकी सेना सर्वगुण संपन्न थी जिसका कहना चाहिए। उसके कैद में शिवाजी महाराज को छल कपट से रख लिया गया। शिवाजी महाराज ने अपनी राजनीतिक चतुराई से, शौर्य से, साहस से, कार्य योजना बनाने की विलक्षण क्षमता से, और कार्य योजना बनाना नहीं, उसे क्रियान्वयन करने ले जाके की अद्भुत प्रतिभा से उसकी कैद से निकलकर चले गए। इसका कोई स्मारक नहीं है ताज आगरा में। बनना चाहिए, बन रहा है अब, और ऐसा बनेगा कि पर्यटक पहले ताजमहल से पहले शिवाजी महाराज को देखने आएंगे, उसके स्मारक को देखने आएंगे। ये बनाएंगे हम, तो कहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम उससे बड़ी लकीर खींचेंगे अब पर्यटन पे। सर, एक बहुत विवाद चल रहा है जो दिल्ली से लेकर लगातार सियासत घूम रही है, वो है वक्फ बोर्ड का। वक्फ की संपत्तियों पर सरकार दखल दे रही है, कब्जा करना चाहती है, उनका अधिकार छीनना चाहती है। समाजवादी पार्टी यही आरोप लगाती है, ओवैसी भी यही आरोप लगाते हैं। इस विवाद को आप कैसे देखते हैं? ओवैसी की तो बात मैं नहीं करूंगा, जो कहता है कि मेरे गर्दन पर तलवार रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ऐसे आदमी के बारे में तो बात करना बेकार। नंबर 2, वक्फ की, वक्फ के उस तानाशाही रवैये को आप क्यों नहीं देखते कि जहां तक उसका डंडा जाए वक्फ की ज़मीन हो गई, जिसको वो अपने इंद्रास कर ले वक्फ की ज़मीन हो गई। मेरे घर के पड़ोस में एक कम से कम 3 बीघा ज़मीन है जो किसी प्राइवेट आदमी की है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, वक्फ ने उसको नोट कर लिया। जब उसने मुकदमा किया तो वक्फ ने ही उसको फिर रिजेक्ट किया। अब वो वक्फ वाले हाई कोर्ट चले गए। तो ये जो लंबा प्रोसीजर, खामोखा किसी की ज़मीन वक्फ के उसमें फंसकर वो रह जाती है, उसके शिकंजे से निकल नहीं पाती, उनके लिए ये वो है कि चाहे जिसकी वक्फ की तानाशाही नहीं चलेगी। वक्फ चाहे जिस ज़मीन को अपना बता ले, ये नहीं चलेगा। चाहे जिसकी ज़मीन, मैंने तो जब उसका आंदोलन चला उस ज़मीन का, तो मैंने कहा कि आप तो ये चाहे जिस ज़मीन को अपना बता दो, तो बोले वो ईदगाह स्टेशन तक हमारी वक्फ की ज़मीन है। बताइए, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए ये कानून आना ज़रूरी था। पिछले बरसों से सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, वोटों की खातिर इस धींगा मचती के कानून पर रोक नहीं लग रही थी। मोदी जी की सरकार है, अब योगी जी सरकार है, इस पर रोक लगेगी। सर, हालांकि बात अब पुरानी हो चली है, लेकिन अब क्योंकि जिस तरह हम उपचुनाव की भी बात कर रहे थे, लोकसभा चुनाव, आपको लग रहा है कि कहाँ चूक हो गई और कैसे हार गए? अब सोचिए, आपकी बगल में फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर हार गए आप, उम्मीद नहीं की थी। फतेहपुर सीकरी हारे नहीं हम आगरा की दोनों सीटें जीते हैं, आगरा प्रॉपर और फतेहपुर सीकरी दोनों जीते हैं। आगरे का मार्जिन बढ़ा है, फतेहपुर सीकरी से घटा है, ये अलग बात है, लेकिन जीते दोनों हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि चूक हुई? देखिए, राजनीति में कभी कभी कोई चूक या दूसरे का भ्रम फैलाना उसको लाभ दिला देता है। हमारी चूक हो सकता है हमको थोड़ा पीछे खसका देती है। इसलिए ये सिर्फ जो भ्रम फैला दिया उन्होंने कि हम आएंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, संविधान बदल देंगे, वो संविधान में संशोधन होते हैं, आज नहीं, कम से कम 70-80 संशोधन हो चुके हैं, और इंदिरा जी के सबसे ज़्यादा संशोधन हुए थे। संशोधन इसका तो होना चाहिए था। आज भी मैं उसका सहमत हूँ जो माननीय मोदी जी कहते हैं, 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये जरूर होता उसमें संशोधन। लेकिन उन्होंने कहा ये तो आरक्षण हटाएंगे, ये मुगालता पैदा किया। वो टकाटक 1 लाख रुपए मिलेंगे आपको, ये मुगालता पैदा किया। जो टकाटक 1 लाख रुपए की बात तो आप भ्रमजाल नहीं तोड़ पाए ना उनका? फिर ये बता रहा हूं मैं, वो जो टकाटक कर रहे थे, कर्नाटक में जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, उन्होंने डीजल के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए, टकाटक लोगों से छीनने लगे पैसे। ये है उनका कृतित्व। उनका कभी कभी भ्रम फैलाना में सफल हो जाता है आदमी। भ्रम को, झूठ को साफ करना थोड़ा सा टाइम लगता है, वो टाइम में उन्होंने लाभ ले लिया।
सर क्योंकि अब देखिए हम चर्चा को अब खत्म कर रहे हैं, एक आखिरी मैसेज आपसे, क्योंकि आपको लाखों लोग टीवी पे देख भी रहे होंगे, वो जानना चाहेगा युवा कि हायर एजुकेशन के अंदर क्या बदलाव होंगे उनके लिए। क्या युवाओं को, जो यूपी का युवा है उसको अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना आमूल चूल परिवर्तन करने जा रहे हैं जो उन्हें भविष्य में दिखाई भी देगा या नहीं? भविष्य में क्या, वर्तमान में दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। जब से योगी जी की सरकार आई है, नकल बंद हुई है, नकल पे अंकुश लगा है, पेपर लीक बंद हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को पूरे देश में उपेक्षित बनाए हुए था। आज यहाँ पर, आज उत्तर प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय अब उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये इससे बड़ी बात क्या होगी? तो पूरा प्रदेश देख रहा है इसको, विदेश देख रहा है, यहाँ पे आ रहा है, हब बनेगा उनका। अच्छा, जब विश्वविद्यालय खुल रहे हैं तो रोजगार नहीं मिल रहा क्या? जहाँ वहाँ चपरासी से लेकर टीचर हैं, क्लर्क हैं, एक तो प्रत्यक्ष रोजगार होता है वो मिले, अप्रत्यक्ष यानी उसकी सराउंडिंग में कोई रेस्टोरेंट खुला होगा, कोई दुकान खुली होगी, रिक्शे वाले, तांगे वाले, टैक्सी वाले, इन सबको रोजगार मिलता है। तो एक तो ये हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में अब 14 नए विश्वविद्यालयों को, निजी विश्वविद्यालयों को एलओपी मिल गई है, यानी अब वो संचालन का अधिकार प्राप्त हो गया है, और 7 को एलओआई मिल चुकी है, लेटर ऑफ इंटेंट। अभी जब नए निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे तो हर जिले में एक विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो नई नीति आ रही है। तो एक हब बनेगा स्टूडेंट्स के लिए, और भविष्य उत्तर प्रदेश, जो काशी पहले हमारा प्रयाग ये माने जाते थे एजुकेशन के हब पूरे देश में, अब उत्तर प्रदेश हब माना जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र उपाध्याय जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की कि आखिरकार उच्च शिक्षा के अंदर क्या बदलाव है। सर हम चाहेंगे कि आप मंच पर रहेंगे।